आइए कुछ प्रॉब्लम सर्कुलर मोशन की डिस्कस करें आपसे हम। एक क्वेश्चन है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ L है, ठीक है ना। L इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है ना। और आप पेंडुलम को एक एम्पलीट्यूड दिया गया, यानी कि यहाँ तक इसको खींच दिया गया और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ओके। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ये दिया हुआ है, फाइन। और रिलीज़ कर दिया गया, रिलीज़ मतलब u इज इक्वल टू 0। साथ ही साथ जब ये पेंडुलम यहाँ से नीचे की तरफ मोशन करने लगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन करना शुरू कर दिया इसने, नीचे की तरफ आने लगा, तो यहाँ पर एक नेल लगा हुआ है, यहाँ पर एक रुकावट लगी हुई है, रोक लगी हुई है। और उस रुकावट की पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से डिस्टेंस d हमें कैलकुलेट करनी है, इस कंडीशन के साथ कि जब पेंडुलम यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर आने के बाद वो जस्ट कंप्लीटिंग द सर्किल सिचुएशन बनाना शुरू कर दे, ठीक है ना। जिसका सेंटर होगा इस पॉइंट पर, यहाँ पर नेल है, ठीक है ना। यहाँ पर नेल किया हुआ है। पूरी लेंथ अगर L है और हमें D कैलकुलेट करना है तो ये लेंथ जो होगा वो L माइनस D होगा, क्लियर है ना, ठीक है ना। पूरी लेंथ L है और उसमें से ये लेंथ D है, हमें D कैलकुलेट करना है तो ये बची हुई लेंथ L माइनस D होगा। अब हमको देखना, हाँ क्वेश्चन समझ गए होंगे ना। यहाँ पर एक नेल है और जैसे ही पेंडुलम यहाँ पे आएगा तो नेल पर ये अटक जाएगा और बचा हुआ ये जो होगा ये हिस्सा, ये जस्ट कंप्लीटिंग द सर्किल सिचुएशन में आ जाए, उसके लिए D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करें। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को हाइट डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, चलिए, और इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं। और अब हम लोग शुरुआत करें A से B तक। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, A पर काइनेटिक, A पर पोटेंशियल इज इक्वल टू B पर काइनेटिक और B पर पोटेंशियल। तो A पर काइनेटिक 0 है और पोटेंशियल एनर्जी mgh है, और B पर वेलोसिटी हाफ mv, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस पॉइंट लेते हुए 0 मान लिया, क्योंकि इसको हमने रेफरेंस पॉइंट यानी कि ग्राउंड पॉइंट ये माना है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0। तो यहाँ से वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gh, जहाँ पर h का फॉर्मूला पता है ना, नोट्स में सब बताया हुआ है हमने। h इज इक्वल टू L1 माइनस कॉस थीटा, फाइन। कभी भी पेंडुलम को ऊपर उठाकर छोड़ा जाए तो ये हाइट का फॉर्मूला याद रखना हमेशा, L1 माइनस कॉस थीटा, फाइन। अब क्या तुम लोगों को ये मालूम है कि सर्किल के जस्ट कंप्लीट करने के लिए इस जगह पर वेलोसिटी √5gr होनी चाहिए, ठीक है ना। सो दिस वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू √5gr, ओके। वेलोसिटी की वैल्यू निकाल चुके हैं ना, 2gl √2gl है ना, और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √5g, और r की जगह पे क्या लिखेंगे बताओ। r इसके अबाउट, इस नेल के अबाउट पेंडुलम घूमेगा तो r की वैल्यू होगी L माइनस डी, फाइन। r की वैल्यू L माइनस डी, तुम्हें d डिफाइन करना है। जल्दी से सॉल्व करना शुरू करो, दोनों तरफ के रूट हट जाएंगे। तो 2gl 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5gl माइनस डी, ठीक है ना। तो ये g तो कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट L माइनस डी इज इक्वल टू 2L1 माइनस कॉस थीटा बाई 5। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो कॉस 60 1/2, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, ठीक है ना। कैंसिल कर लिया, ये आ गया L/5। सो D इज इक्वल टू L माइनस L/5 मीन्स 4L/5 एंड L इज इक्वल टू 1 मीटर है, मीन्स 4/5 0.8 मीटर, ठीक है ना। क्वेश्चन को जल्दी से एक बार और देखो।
एक एल लेंथ का फुल सिंपल पेंडुलम है जिसको 60 डिग्री पर किनारे ले जाके छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद यहाँ पर एक नेल कर दिया। नेल मतलब एक रोक लगा रखी है, एक रॉड लगा रखी है। तो जब पेंडुलम यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पे अटक जाएगा, इतना हिस्सा यहीं रुक जाएगा और ये हिस्सा आगे पेंडुलम की तरह आगे सर्कुलर मोशन करेगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि इस डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये पेंडुलम जो इतना लंबा है, जिसका रेडियस एल माइनस डी है, ये पेंडुलम जस्ट कंप्लीट द सर्कल सिचुएशन में आ जाए। तो जस्ट कंप्लीट द सर्कल सिचुएशन के लिए यहाँ पर वेलोसिटी √5 होनी चाहिए, ठीक है ना। पहले हम लोगों ने वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया, जिससे वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई, और ये वेलोसिटी √5 के इक्वल होनी चाहिए। और आर कितना होगा, एल माइनस डी होगा। नहीं, एल नहीं होगा, पूरा एल है और एल में से ये पार्ट डी है, तो ये बचा हुआ पार्ट एल माइनस डी होगा, और यही इस छोटे वाले पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, यह रेडियस होगा। ये देखिए तभी लिखा हुआ है एल माइनस डी, और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, रूट हट जाएंगे, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई 4l/5, और l इज इक्वल टू 1 मीटर है, मतलब 4/5 मीटर, 0.8 मीटर। समझ में आ गया। एक प्रॉब्लम जरा देखिए, और एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और किसी टाइम पर इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है ना, और ये v टाइम डिपेंडेंट है जो कि kt दिया हुआ है, जहाँ पर k की वैल्यू 0.5 है, मान लीजिए k की वैल्यू दी हुई है 0.5, तो ये वेलोसिटी वेरिएबल है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जब पार्टिकल a से b तक चला जाए, ये a पॉइंट हो गया और ये b पॉइंट हो गया, ठीक है ना, a से b तक चला जाए, और ये जो पार्ट है वो पूरे सर्कल का वो 0.1 पार्ट है। ये जो पार्ट, ये जो आर की लेंथ है वो पूरे सर्कुलर लेंथ की 0.1 पार्ट है। तो इस समय हमको एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। देखिए इस समय बॉडी के पास दो एक्सीलरेशन होंगे, एक तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है ना, जो अलॉन्ग द टेंजेंट होगा, और दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये देखिए ये है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, और इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट नेट एक्सीलरेशन होगा, जिसे हम लोग सिंपली एक्सीलरेशन भी कहते हैं। ये देखिए ये वेक्टर है नेट एक्सीलरेशन, या कह सकते हैं एक्सीलरेशन, और हमें यही एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को तय करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए भाई, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बारे में पता है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो जब हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया k, और t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, और ये आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैलकुलेट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता है ना, v²/r, यानी कि k² t²/r। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई कि हमें ये तो पता ही नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा। ये टाइम पता लग जाता तो हमारा काम आसानी से हो चुका होता, लेकिन हमको ये टाइम पता नहीं है। टाइम पता करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी से ही कुछ हेल्प ले सकते हैं, है ना। माना कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस x है, ठीक है ना। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड बोल रहे हैं, एक तरीके से स्पीड बोलना चाहिए हमको, वेलोसिटी नहीं बोलना चाहिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। सो यहाँ से हम लोग कुछ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, dx इज इक्वल टू v dt हो गया, इंटीग्रेशन कर लीजिए ज़रा दोनों तरफ, v की वैल्यू kt, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन v की जो वैल्यू है वो वेरिएबल है, ओके। इंटीग्रेशन dx मतलब x हो गया, और ये k बाहर आ गया, और t का इंटीग्रेशन t²/2 हो गया। अब x की वैल्यू क्या है, पूरा सर्किल कितने लंबा होता है बताओ, 2πr, और 2πr का कितने टाइम से बताइए, n टाइम्स है, जहाँ पर n की वैल्यू 0.1 है, ठीक है ना, इज इक्वल टू kt²/2। सो वी गेट t² इज इक्वल टू 4πRn/k, ठीक है ना। क्लियर हो गया, 4πRn/k, जहाँ पर k की वैल्यू 0.5 है, n की वैल्यू 0.1 है, r की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। देखते हैं शायद r की वैल्यू की ज़रूरत हम लोगों को ना पड़े, ठीक है ना। चलो t² की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख दें।
हाँ टी स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ रख दें तो हम रिज़ल्ट के करीब पहुँचने लगेंगे, है ना। तो 2 में रखिए ज़रा। तो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई आर, और साथ में है टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का मतलब हो गया 4 पाई आर एन बाई के। तो देखिए ज़रा, रेडियस दिया नहीं था और वो कैंसिल भी हो गया, एक के से एक के की पावर कैंसिल हो गई, और ये आ गया 4 पाई के एन 4 देन पाई 3.14, के की वैल्यू 0.5 और एन की वैल्यू 0.1 रख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये लगभग 2 हो गया, और ये पॉइंट, हाँ ये देखिए ना, ये 2 हो गया, ये 2 और ये पॉइंट एक और लगा हुआ है, और ये 6 से ऊपर हो गया, ये हो गया 0.63 के आसपास, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन। तो अब नेट एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा बताओ? अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। फाइन। और ये दोनों वैल्यूज़ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 0.5 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये सेंटीपिटल एक्सीलरेशन 0.63 अभी कैलकुलेट किया। ये लगभग 0.25 और ये अप्रॉक्सीमेटली बना 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे ना, इसका स्क्वायर कर लेंगे, 0.5 का स्क्वायर 0.25 ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद रूट ले लेंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली रिजल्ट आएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। क्वेश्चन को एक बार जल्दी से देखिए, दोबारा देखिए। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, जो कि kt है, जहाँ पे k की वैल्यू 0.4 है, ठीक है ना। ठीक है, k की वैल्यू 0.5 है, सॉरी ये लिखा हुआ है। नाउ हमारा क्वेश्चन है कि जब इस पार्टिकल ने पूरे सर्किल का 0.1 पार्ट कंप्लीट कर लिया और A से B पहुंच गया, तो पॉइंट B पर इसका एक्सीलरेशन मतलब नेट एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। तो हमने फोकस किया A से B पहुंचे, B पर हमने फोकस किया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, और ये हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब नेट एक्सीलरेशन। AT क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। जब हमने V को डिफरेंशिएट किया तो K आ गया, K की वैल्यू 0.5 हो गई, AT बहुत इजीली कैलकुलेट हो गया। अब बात करते हैं सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की, जो कि V स्क्वायर बाई आर होता है। V वेरिएबल है, KT है, तो K स्क्वायर T स्क्वायर बाई आर। और यहीं पर एक समस्या आ गई कि हमको यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम नहीं पता है, तो हमने फिर एक इक्वेशन जो बहुत जानी हुई तुम्हारी इक्वेशन है, स्पीड इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dx इज इक्वल टू v/dt, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, ये x हो गया, k बाहर निकाल दिया, t स्क्वायर बाई 2 हो गया। x क्या है? x पूरे सर्किल का 0.1 पार्ट है, यानी कि nth पार्ट है, n की वैल्यू 0.1 है, तो पूरा सर्किल की लंबाई 2 पाई r, इसका nth यानी कि इंटू n। सो यहाँ से t स्क्वायर कैलकुलेट हो गया। टी स्क्वायर को हमने जब यहाँ पे रख दिया तो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन तैयार हो गया। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी, सब मालूम है, ये मालूम है, ये सब मालूम है, ठीक है ना। n की वैल्यू 0.1, k की वैल्यू 0.5, पाई की वैल्यू पता ही है 4, आ गया 0.63। और जब हमने फाइनली एक्सीलरेशन निकालना था तो a इज इक्वल टू अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज़ पता हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ध्यान से इसको रिवाइज करिए। एक और क्वेश्चन देखिए जरा, ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक पेंडुलम है, ठीक है, और पेंडुलम को अपने मीन पोजीशन से θ0 डिग्री ले गए। कितना डिग्री? θ0 डिग्री तक ले गए, एंगल θ0, ठीक है ना। और यहाँ से इसको रिलीज़ कर दिया, ठीक है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जब ये कहीं रास्ते पर होगा, यानी कि जब ये यहाँ पर कहीं पर होगा और उस समय इसका एंगल यहाँ से थीटा बन रहा होगा वर्टिकल से, तो इस समय हमें रोप में टेंशन कैलकुलेट करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि टेंशन कैलकुलेट करना है। और फिर हमें ये भी कैलकुलेट करना है कि ये जो एंगल है, एम्पलीट्यूड जिसे हम लोग कहते हैं, ये एंगल कितना रखा जाए कि पेंडुलम जब यहाँ पर पहुँचे, ठीक है ना, पॉइंट A से B होता हुआ जब वो पॉइंट C पर पहुँचे तो पेंडुलम ब्रेक ना होने पाए, और जो ब्रेकिंग लिमिट है वो है 80
kgf यानी कि किलोग्राम फोर्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं 80 जी न्यूटन, ठीक है ना। ये तो हमारे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि थीटा नॉट एंगल तक पेंडुलम को ले जाके छोड़ दिया गया, जहाँ से पेंडुलम को छोड़ा जाता है उसी एंगल को हम लोग एंगुलर एम्पलीट्यूड कहते हैं, इतनी बात पता है ना। वहाँ से पेंडुलम को छोड़ा गया और पेंडुलम जब ऐसे आने लगा और जब उसका वर्टिकल से बनने वाला एंगल थीटा हो गया, उसी वक्त हमको टेंशन कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ हमको ये भी कैलकुलेट करना है कि पेंडुलम को कितनी एंगल से हम छोड़ सकते हैं कि जब वो यहाँ से गुजरे तो टूटने ही वाला हो लेकिन टूटे नहीं, ठीक है ना। और ब्रेकिंग लिमिट 80 kgf दिया हुआ, यानी कि 80 g यानी कि 800 न्यूटन। अभी इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, अब देखने वाली बात ये है कि अगर हमको यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करना है तो हमें यहाँ पर पेंडुलम की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमको हाइट्स वगैरह पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। देखिए ध्यान से, ये हाइट मान लीजिए कि h0 है और ये हाइट मान लीजिए कि h है। तो पेंडुलम कितना नीचे आया, पेंडुलम इतना नीचे आया, इतना, ये पूरा h0 है और ये h है। तो पेंडुलम h0 माइनस h डाउनवर्ड मोशन कर रहा है अंडर ग्रेविटी एंड टेंशन, ओके। तो पॉइंट बी पर अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के रास्ते से चल के हम लोग इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे। और यहाँ पर जो जितना वो नीचे आया वो कितना है बताओ, h0 माइनस h नीचे आया। इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड ये 2g, ओके। और h0 कैसे लिखते हैं बताओ, L1 माइनस कॉस थीटा नॉट। और फिर h कैसे लिखते हैं बताओ, L1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। जब h0 लिखेंगे तो L1 माइनस कॉस थीटा नॉट, और जब h लिखेंगे तो L1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है ना। हम कई बार ये बात पहले भी बता चुके हैं कि अगर कोई पेंडुलम किसी हाइट पर है, ठीक है ना, इस प्रकार से उसकी लेंथ L है और ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट h होता है वो होता है L ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो ये हुआ 2g, L कॉमन आ गया और ये बन गया कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट, बिकॉज ये माइनस में है और ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो ये पहले लिख दिया और ये बाद में लिख दिया माइनस के साथ। तो वेलोसिटी का स्क्वायर हमारे पास आ गया है। और अब हम लोग पॉइंट बी पर अपनी इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। ये देखो, एक और डायग्राम डेवलप कर लेते हैं। चलो, ये है एंगल थीटा और इस समय ये बॉडी का वेट इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, इसलिए फोर्सेस वगैरह सारे लगाएंगे ना भाई, नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। तो ये टेंशन टी हमें कैलकुलेट करना है। ये इसका पाथ है, ये देखिए, है ना। इस समय हम mg को रिजॉल्व कर लें तो अच्छा रहेगा। mg को रिजॉल्व करेंगे तभी तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बनाएंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो mg का ये कंपोनेंट mg cos थीटा होगा, जबकि ये कंपोनेंट mg साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। थीटा के साथ वाला cos वाला कंपोनेंट होता है और दूसरा वाला साइन वाला होता है, और cos वाला और साइन वाला एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं, और जिसको रिजॉल्व किया जाता है वो उन्हीं दोनों के बीच में, ये देखिए mg, फाइन। तो ये mg के दो कंपोनेंट कर लिए। अब बताइए, इस बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बनाने के लिए कौन से फोर्सेस की हेल्प ली जाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बनाने के लिए हमेशा रेडियल फोर्सेस की हेल्प लेते हैं। टेंजेंशियल फोर्सेस कभी भी सेंट्रीपिटल के इक्वेशन में शामिल नहीं होते, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, तो इक्वेशन बनेगी T फोर्स टूवर्ड सेंटर माइनस फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, और r विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम दैट इज L, ठीक है ना। T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू m बाई L, ठीक है। और v स्क्वायर की वैल्यू मालूम है ना, 2gl 1 माइनस 2gl cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट, ठीक है। cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट, फाइन। तो लेंथ कैंसिल हो गया और
टेंशन की वैल्यू आ गई mg cos थीटा और प्लस 2mg ब्रैकेट cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट। क्लियर है? ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए mg कॉमन, ठीक है ना। जब mg कॉमन आ गया तो ये 1 cos थीटा, ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये 1 cos थीटा और ये 2 cos थीटा यानी कि 3 cos थीटा प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 2 cos थीटा नॉट, 2 cos थीटा नॉट आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट। इस समय टेंशन की वैल्यू होगी mg ब्रैकेट में 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा नॉट। अब हमारे इस क्वेश्चन का अगला पार्ट जो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगला पार्ट क्या है इसका। अगला पार्ट ये है कि अगर इस जगह पर ब्रेकिंग लिमिट 80 kgf हो यानी कि 80 g न्यूटन हो तो बताइए हम पेंडुलम को कितने एंगल पर ले जाकर छोड़ सकते थे, यानी कि हमें थीटा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब इसके लिए हमको c पर वेलोसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे हमने b पर वेलोसिटी डिफाइन की थी वैसे ही हमको c पर वेलोसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हमने इसको v माना था, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने इसको v नॉट मान लिया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी और यहाँ पे वेलोसिटी उसकी तुलना में ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब हम लोग a से लेके c तक फिर से अपना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वाली इक्वेशन u स्क्वायर प्लस 2 जी एच नहीं एच नॉट, इनिशियल वेलोसिटी 0 और 2 जी एच नॉट लिखने का तरीका पता है ना, L ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, और हमें यही थीटा नॉट कैलकुलेट करना है, ये बात ध्यान रखना। तो v हमारे सामने ये आ गया, ठीक है। अब हम सबसे निचले पॉइंट पर यहाँ पर यानी कि c पर इक्वेशन डेवलप करेंगे। यहाँ पे टेंशन T नॉट मान लो, ठीक है ना, T नॉट डबल एयर अवे फ्रॉम द बॉडीज़, और यहाँ पर वेलोसिटी हम पहले ही मान चुके हैं, क्या मान चुके हैं, v नॉट निकाल भी चुके हैं उसको, मतलब कैलकुलेट भी कर चुके हैं उसको, और ये है बॉडी का वेट mg, ठीक है ना। तो अब पॉइंट c पर सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बनाइए जैसे यहाँ पर बनाई थी, रेडियल फोर्सेस की हेल्प से बनाते हैं। तो यहाँ पर रेडियल फोर्सेस कौन कौन है बताओ, T नॉट टुवर्ड सेंटर और mg अवे फ्रॉम सेंटर, ये दोनों रेडियल फोर्सेस हैं। यहाँ पर रेडियल फोर्सेस कौन कौन थे, T टुवर्ड सेंटर और mg नहीं बल्कि mg cos थीटा अवे फ्रॉम सेंटर। तो इन दोनों से इक्वेशन बनाई थी सेंट्रीपिटल फोर्स की पहले। अब यहाँ पर क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है तो ये रेडियल फोर्स है और ये भी रेडियल फोर्स है, ये टुवर्ड सेंटर है, ये अवे फ्रॉम सेंटर है। तो फोर्स टुवर्ड सेंटर माइनस फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv स्क्वायर बाई r, और r मतलब लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये T नॉट हमको दिया हुआ है 80 g यानी कि 800 और mg हो गया 40 g यानी कि 400, क्लियर है, इज इक्वल टू m बाई l, और v स्क्वायर की वैल्यू ये देखिए लिखी हुई है 2gl 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, और हमें ये थीटा नॉट कैलकुलेट करना है। ये l से l कैंसिल हो जाएगा ना, तो देखिए ध्यान से देखना, 800 माइनस 400 यानी ये हो गया 400, ओके, और ये 2 mg यानी कि 800, ठीक है ना, और 1 माइनस कॉस थीटा नॉट कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। इस प्रकार से कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, ठीक है ना। और क्योंकि cos थीटा नॉट 1/2, hence we can say that थीटा नॉट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके, क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एक बार और तुमको बता देते हैं। सेकंड पार्ट में ये कहा जा रहा है कि बताइए पेंडुलम को हम कितने एंगल से छोड़ सकते हैं, कितने एंगल से छोड़ सकते हैं, पूरा एंगल निकालना है। ये थीटा नॉट देखिए वहाँ बना हुआ है पूरा फुल एंगल थीटा नॉट, कितने एंगल से छोड़ सकते हैं कि जब पेंडुलम यहाँ पर पहुँचे तो ये जो रस्सी है, पेंडुलम की जो रस्सी है वो जस्ट अबाउट टू ब्रेक हो, और इसको
समझाने के लिए ब्रेकिंग टेंशन की वैल्यू हमको इस जगह पर दी हुई है और वो है 80 जी यानी कि 80 kgf यानी कि 80 जी न्यूटन यानी कि 800 न्यूटन, ठीक है ना। तो पहले हमने ए से सी तक अपनी इक्वेशन बनाकर यहाँ पर वेलोसिटी डिफाइन की। वेलोसिटी तो डिफाइन करनी ही पड़ेगी, अगर वेलोसिटी डिफाइन नहीं करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन कैसे बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी डिफाइन कर ली, ठीक है ना। ये देखिए वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाई, फोर्स टूवर्ड सेंटर माइनस फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है ना। टी नॉट माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और ये वी हमने जो माना था वो है वी नॉट एक्चुअली, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वी माना था और यहाँ पर कुछ अलग मानना पड़ेगा, वी नॉट हो गया। वी नॉट की वैल्यू रख दी, थोड़ा सोल्यूशन बनाया, कॉस थीटा नॉट 1/2 आ गया, यानी कि थीटा नॉट की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, यानी कि इस पेंडुलम को हम वर्टिकल से 60 डिग्री तक ले जाके छोड़ सकते हैं। अगर हमने पेंडुलम को वर्टिकल से 60 डिग्री के भी ऊपर ले जाके छोड़ा तो जब वो नीचे आएगा तो सबसे निचले पॉइंट पर ये रस्सी ब्रेक हो जाएगी, और वो हमें नहीं करवाना है। एक क्वेश्चन देखिए ज़रा कि एक पार्टिकल है जो r इज इक्वल टू 0.5 मीटर के रेडियस में सर्कुलर चक्कर लगा रहा है, और जब पार्टिकल पॉइंट A से पॉइंट B तक आता है तो यहाँ बैठा हुआ ऑब्जर्वर ये कहता है कि वो थीटा डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, लेकिन कौन कहता है, ये कहता है जो यहाँ पर है वो कहता है, ठीक है ना। और ये भी कहता है कि मुझे इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0.4 रेडियन पर सेकेंड दिखाई पड़ रही है, लेकिन कहता कौन है, ये कहता है, ठीक है ना, कि मुझे इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0.4 रेडियन पर सेकेंड नज़र आ रही है, अपीयर हो रही है, ठीक है ना। तो बताइए पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, हमें पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अब दिक्कत क्या है, देखिए वेलोसिटी तो आराम से कैलकुलेट हो जाती, v इज इक्वल टू आर ओमेगा से, और जो लोग इस ओमेगा का यूज़ कर लेंगे उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 0.5 इंटू 0.4 यानी कि 0.20, ठीक है ना। तो ये आंसर मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये आंसर बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगाने के लिए जो ओमेगा होना चाहिए वो सेंटर के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ना कि पेरीफेरी के रिस्पेक्ट में। तो यहीं पर एक गड़बड़ है और इसी को हमें, इस गड़बड़ को हमें सॉल्व करना है, ठीक करना है। चलिए खैर, ये एंगल थीटा दिया हुआ था, हम सेंटर के रिस्पेक्ट में बात करना शुरू करें। अगर ये एंगल थीटा है तो सेंटर पर बनने वाला एंगल इसका डबल होता है, ये टेंस की थ्योरम है, ध्यान होगी तुम लोगों को। ये हो गया 2 थीटा, ओके। माना कि ए से बी की दूरी मान लो कि एस है, ठीक है ना, हाँ ये डिस्टेंस एस है मान लीजिए। तो इस एस को डिफ़ाइन किया जाए, इस एस को डिफ़ाइन करने से क्या फ़ायदा होगा, जब हम ये एस डिफ़ाइन कर लेंगे तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, और हमें वही स्पीड पता करनी है, ठीक है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता करना है, यानी कि स्पीड पता करनी है। साथ ही साथ हमें नेट एक्सीलरेशन भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ज़रा हम ये देखें कि एंगल इज इक्वल टू, हाँ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, सेंटर की रिस्पेक्ट में बात करेंगे। एंगल इज इक्वल टू आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है ना, यानी कि एस इज इक्वल टू 2r थीटा। नाउ स्पीड को डिफाइन किया जाए, स्पीड v इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया d बाई डी टी ऑफ 2r ओमेगा, तो यहाँ पर आया 2r थीटा, 2r थीटा। तो ये हुआ d थीटा बाई डी टी, जिसे हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए आंसर क्या हुआ, आंसर v इज इक्वल टू आर ओमेगा नहीं हुआ, बल्कि आंसर हुआ v इज इक्वल टू 2r ओमेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो ओमेगा है वो यहाँ के रिस्पेक्ट में है, जबकि सेंटर के रिस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ओमेगा नहीं बल्कि 2 ओमेगा होगी। तो r इंटू ओमेगा नहीं बल्कि r इंटू 2 ओमेगा। फाइन, चलो एक बार फिर से तुम देखने की कोशिश करो कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा
कितनी सिंपल फार्मूला है और इससे ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा से क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब जो ओमेगा होगा वो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर होगा, जबकि ये ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू पेरीफेरी है। इसलिए हमने तरीका बदल दिया। तरीका क्या किया फिर हमने कहा अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 2 थीटा, ये थ्योरम के हिसाब से जानते हैं हम लोग। तो 2 थीटा इज इक्वल टू आर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस इज आर, क्वेश्चन में गिवन है। सो एस इज इक्वल टू 2r थीटा। नाउ स्पीड v इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हमने s को डिफ्रेंशिएट किया 2r थीटा को, तो 2r कांस्टेंट बाहर आ गया, d थीटा बाई dt, एंड d थीटा बाई dt मतलब ओमेगा। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा नहीं बल्कि v इज इक्वल टू 2r ओमेगा, यहाँ पे रिजल्ट बनेगा जिसको हम लोग पुट भी कर सकते हैं 2, और r की वैल्यू देखो 0.5 और ये 0.4, तो ये हो गया 0.4 मीटर पर सेकेंड। फाइन। अब हमें एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए चलो मान लिया पार्टिकल यहाँ पर कहीं पर है, तो यहाँ पर एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो सकता है और एक टुवर्ड सेंटर वाला, ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ओके, और इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट होगा नेट एक्सीलरेशन। ठीक है ना। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि d बाई डी टी ऑफ 2r ओमेगा। ठीक है ना। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, यानी कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा ही नहीं बॉडी के पास। ठीक है ना। यानी कि बॉडी के पास सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है बताओ? v स्क्वायर बाई r, यानी कि 0.4 का स्क्वायर बाई 0.5, यानी कि 0.16 बाई 0.50, यानी 16/50, जिसे हम लोग कह सकते हैं 0.32। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब सिचुएशन क्या हो गई? सिचुएशन ये हो गई कि बॉडी जब यहाँ पर कहीं पर थी तो उसके पास कोई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं था, उसके पास सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन था, और वही नेट एक्सीलरेशन होगा। नेट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? √AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AT है नहीं तो सिर्फ AC स्क्वायर, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही नेट एक्सीलरेशन होगा, जिसकी वैल्यू 0.32, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन क्लियर हो गया है। देखिए क्वेश्चन में शुरुआत में ही लगने लगा था कि एंगुलर वेलोसिटी ओ के रिस्पेक्ट में दी हुई है, इसलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, इसलिए हमने v इज इक्वल टू आर ओमेगा का इस्तेमाल नहीं किया। हमने कई बार ये बात इस क्वेश्चन के लिए बताई है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा सर्कुलर मोशन का बहुत बढ़िया फार्मूला है, लेकिन v इज इक्वल टू आर ओमेगा में ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर होना चाहिए, ना कि विद रिस्पेक्ट टू पेरीफेरी। इसलिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा को तो इस क्वेश्चन में अप्लाई कर ही नहीं सकते। नाउ सेंटर पे फोकस करिए ज़रूरत पे। तो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल 2 थीटा, और एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सो आर्क की लेंथ आ गई 2r थीटा, और हमने स्पीड कैलकुलेट करने के लिए v इज इक्वल टू ds बाई dt का यूज़ किया, डिफ्रेंशिएट किया 2r d थीटा बाई dt, मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो कि दी हुई है क्वेश्चन में। हाँ, इसके रिस्पेक्ट में है। तो क्या अब तुम कहोगे अब क्यों इस्तेमाल कर लिया वो ओमेगा? अरे हमने वो ओमेगा कहाँ इस्तेमाल किया? हमने तो ओमेगा की जगह पर 2 ओमेगा का इस्तेमाल किया है, यानी कि हमने इस्तेमाल किया है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा नहीं लिया है, बल्कि हमने क्या लिया बताओ? ये लिया है 2 ओमेगा। अब क्लियर हो गया ये? ठीक है ना, v आ गया। अब हमें निकालना है, हाँ स्पीड आ गई। हाँ, स्पीड विदाउट डायरेक्शन है तो स्पीड ही होगी ना। अगर विद डायरेक्शन हम बोलते तो वेलोसिटी बोलते, हम विदाउट डायरेक्शन बोल रहे हैं तो हम स्पीड ही तो बोल रहे हैं, और क्या। नाउ माना कि पार्टिकल ए से लेके बी तक कहीं भी बीच में कहीं पर था, तो हमने ऐसा सोचा कि उसके पास एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, और इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट नेट एक्सीलरेशन जो कि कुछ यहाँ पर कहीं पर आना चाहिए। तो हमने AT किया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर 2r ओमेगा, ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, यानी कि इस पार्टिकल के पास कोई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं है। इस पार्टिकल के पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा।
जो कि वी स्क्वायर बाई आर होता है। वी स्क्वायर कर दिया, बाई आर कर दिया, सॉल्व कर दिया, 0.32 आ गया। 80 ना होने की वजह से जो AC होगा, जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC होगा, वही नेट एक्सीलरेशन के इक्वल होगा। इसको रिवाइज करिए। जरा इस क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं आपसे, ध्यान से देखना। एक वर्टिकल पाइप है, ठीक है ना, और वर्टिकल पाइप में एक आइडियल रोप, रस्सी, और रस्सी के नीचे के एंड पर एक हैवी मास M हैंग करवाया गया, ठीक है ना, ये M मास को हैंग करवाया गया, ठीक है। और रोप के दूसरे किनारे पर एक दूसरे मास M को रखा गया थीटा एंगल पर लेते हुए, और ये लेंथ L है, फाइन। और अब इस पेंडुलम को हॉरिजेंटल पुश कर दिया गया, जिसकी वजह से ये हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन करने लगा, बिल्कुल हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन करने लगा, देखिए, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन है कि इस पार्टिकल को कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जाए कि ये मास अपनी जगह पर रुका रहे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पहले तो हम यहाँ की बात कर लेते हैं। ये mg और रस्सी में टेंशन, रस्सी समझते हैं ना, रोप, आइडियल रोप में टेंशन, डबल एरो अवे फ्रॉम द बॉडीज़, और जो टेंशन यहाँ होगा वही टेंशन यहाँ पे होगा। ये बात मालूम है ना, एक ही रस्सी है, रस्सी चेंज नहीं हुई है। और जब कॉमन रस्सी होगी तो जो टेंशन यहाँ पे होगा वही टेंशन वहाँ पर भी होगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, ठीक है। देखिए तो जो टेंशन यहाँ पे होगा वही टेंशन यहाँ भी होगा। अब जब तुम इसके सर्किल को देखोगे तो तुम्हें सेंटर दिखाई पड़ेगा। जब सर्किल को देखोगे तो सेंटर दिखेगा, जब सेंटर दिखेगा तो तुम्हें रेडियस अपीयर होगा, मतलब दिखाई पड़ेगा। और जब रेडियस दिखाई पड़ेगा तब तुम समझ पाओगे कि ये सारे फोर्सेस रेडियल होंगे और ये फोर्सेस टेंजेंशियल होंगे। यहाँ पर ये बॉडी का वेट mg, ठीक है ना। और अब हमें टेंशन को रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम है और टेंशन ना रेडियल डायरेक्शन में है ना टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो इसके कंपोनेंट करने चाहिए, ठीक है ना। तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, इसलिए टेंशन का ये कंपोनेंट T कॉस थीटा और टेंशन का ये वाला कंपोनेंट T साइन थीटा होगा, ठीक है ना। ये टेंजेंशियल हो गया और ये रेडियल हो गया, फाइन। अब इक्वेशन बनाएंगे, एक टेंजेंशियल वाली, दूसरी रेडियल वाली। टेंजेंशियल सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी की रेडियल की इक्वेशन अलग बनाते हैं, टेंजेंशियल की इक्वेशन अलग बनाते हैं। रेडियल वाले फोर्सेस कभी टेंजेंशियल में शामिल नहीं होते और टेंजेंशियल वाले फोर्सेस कभी रेडियल को डिस्टर्ब नहीं करते, इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, बिल्कुल अलग चीज़ें। अच्छा, क्योंकि ये मास हमें यहीं पे रोक के रखने को बताया गया है, यानी कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स होना चाहिए। ये हमारी पहली इक्वेशन है इस बॉडी के लिए। और अब इस बॉडी के लिए ध्यान से देखिए, ये पेंडुलम इस हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, यानी कि T कॉस थीटा ने mg को बैलेंस करके रखा है, स्मॉल mg, ठीक है ना, बैलेंस करके रखा है। और ये है रेडियल फोर्स, और रेडियल फोर्स से ही हमको सेंट्रीपिटल फोर्स बनाने में हेल्प मिलेगी, mr ओमेगा स्क्वायर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन को हमें और ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि r क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में रस्सी की लंबाई L दी है, इसलिए साइन थीटा को हम लिख सकते हैं r बाई एल इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो r से r कैंसिल होने पर t इज इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर, और t इज इक्वल टू कैपिटल mg हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, सो ml ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg बाई स्मॉल ml, और स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लगा दिया, तो एंगुलर वेलोसिटी आ गई, रेडियन पर सेकेंड यूनिट होती है इसकी। और अब अगर हमको एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालना है तो f इज़ इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, सबको मालूम है, बिल्कुल पता है, बिल्कुल सबको पता रहता है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, सो f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई मीन्स 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट कैपिटल
एम जी अपॉन स्मॉल एम, और ये एल, और ये आ गया हर्ज में, और हर्ज को ही हम लोग कहते हैं साइकिल पर सेकेंड या फिर रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है ना। ये है एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड, और ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ज होती है, और हर्ज को ही हम लोग कहते हैं साइकिल पर सेकेंड या रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। जरा ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपसे कि एक पार्टिकल को थ्रो किया गया u वेलोसिटी से और हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पर थ्रो किया गया। मान लीजिए ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन हम यही बताते जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया और क्या पूछा जा रहा है। तो जब पार्टिकल को फेंका गया तो पार्टिकल अंडर ग्रेविटी पैराबोलिक मोशन करेगा, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जब वो पार्टिकल यहाँ पर आ गया और उसकी वेलोसिटी बदल कर v हो गई और हॉरिजेंटल से बनने वाला एंगल जो कि पहले थीटा था अब वो बदल कर अल्फ़ा हो गया, तो इस समय हमें इस जगह पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट ए है मान लो, और ये पॉइंट मान लो कि बी है, और पॉइंट बी पर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट बी पर इस कर्वेचर का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक सर्किल एज्यूम किया, इमेजिनरी सर्किल एज्यूम किया, ठीक है ना। और फिर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बनाने की कोशिश की। देखो ये mg है, अब सेंटर तो यहाँ पर है, तो हमें तो ये फोर्स चाहिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स बनाने में हेल्प करेगा, यानी कि हमको हमको रेडियल फोर्स चाहिए जिससे हम सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कर पाएंगे, ठीक है ना। दिक्कत ये है कि ये mg तो रेडियल है नहीं, mg तो ये है, ठीक है ना। देखो वर्टिकली डाउनवर्ड है और हमें इसका ये कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो अगर ये एंगल अल्फ़ा है, ये पूरा एंगल 90 और ये अल्फ़ा, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, और ये पूरा एंगल 90 और उसमें से ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये एंगल अल्फ़ा होगा, फाइन। तो mg का जो ये कंपोनेंट होगा दैट विल बी mg कॉस अल्फ़ा, और इसी से सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होगा, यानी कि mg कॉस अल्फ़ा से ही हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv² बाई r कैलकुलेट करेंगे। मास कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमको r इज इक्वल टू क्या मिल गया बताओ? v² अपॉन g कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना। अब एक प्रॉब्लम यहाँ भी है। प्रॉब्लम ये है कि r हमारा आ तो गया पर ये माना नहीं जाएगा क्योंकि हमें वेलोसिटी भी तो नहीं पता है। हमें तो यहाँ की वेलोसिटी u पता है, वहाँ की वेलोसिटी v तो पता नहीं है। तो v कैसे पता चलेगा? चल जाएगा, बिल्कुल बड़े आराम से पता चल जाएगा। यहाँ से थ्रो किया था हॉरिजेंटल से कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर, और जब यहाँ पर पहुँचा तो वेलोसिटी u से बदल कर v हो गई और एंगल थीटा से बदल कर अल्फ़ा हो गया। चलिए भाई मान लिए सब बातें, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर हॉरिजेंटल वेलोसिटी u कॉस थीटा है और यहाँ पर वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट v कॉस अल्फ़ा है। तो ये दोनों चीज़ें देखने में भले ही अलग हों लेकिन इनकी वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, यानी कि v कॉस अल्फ़ा की वैल्यू u कॉस थीटा के बिल्कुल इक्वल होगी, क्योंकि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ही फोर्स होता है जो कि y डायरेक्शन में होता है, x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता, इसलिए x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। इसलिए x डायरेक्शन की वेलोसिटी, या तुम ये कह सकते हो कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा, तो जो यहाँ होगा वही यहाँ पर होगा। सभी हमने बराबर कर दिया। तो यहाँ से वेलोसिटी इज इक्वल टू u कॉस थीटा बाई कॉस अल्फ़ा आ गया कि नहीं आ गया? और इसको हमने अपने मेन रिजल्ट में जाके रख दिया, पुट इन 1। सो वी गेट द रिजल्ट r इज इक्वल टू v² की जगह पर u² कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा रख दिया ना v, और नीचे क्या बताओ? g कॉस अल्फ़ा पहले से मौजूद है, तो फॉर्मूला हमारा क्या बना? u² कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन g कॉस क्यूब अल्फ़ा। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इसको डायरेक्ट ध्यान
रखना चाहिए भाई, क्योंकि इतना सब करने का टाइम तो एग्ज़ाम्स में, ऑब्जेक्टिव पेपर्स में इतना सब करने का टाइम तो नहीं मिलता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि नोट्स में जितने भी फार्मूले हैं वो सब हमने डेराइव किए हैं। उन डेरिवेशन को तो देखो, अच्छी बात है, बीच बीच में डेरिवेशन को भी देखो कि फार्मूला कैसे आया, लेकिन डेरिवेशन के बाद जो रिज़ल्ट आया, जिसको हम लोग ब्रैकेट में कॉलम में बंद कर देते हैं, उन रिज़ल्ट्स को ज़रूर तैयार करो। अदरवाइज़ जो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाने वाले हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2-2, 3-3 मिनट का समय लग जाए और ये एक दिक्कत की बात हो जाएगी, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है θ/2, ठीक है ना। प्रोजेक्शन एंगल थीटा है और वहाँ पर जब एंगल पहुँचा तो वो थीटा से बदल कर θ/2 हो गया, यानी कि हमें अल्फ़ा की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, θ/2। सो वी गेट द रिजल्ट u² cos² θ/g cos³ θ/2 हो गया। चलो, अब कोई कहता है हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए। अब तुम अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करोगे तो चलो भाई यहाँ बना देते हैं। यहाँ से बॉडी को हमने थ्रो कर दिया u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर। जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचती है तो उसकी वेलोसिटी पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल होती है, पता है कि नहीं पता है। जब उसकी वेलोसिटी पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल होती है और u cos थीटा भी होती है, इसलिए यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट के लिए अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया? ये बॉडी अभी ऊपर जा रही है, ठीक है ना, ये देखो अब नीचे आ रही है, देखो, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट ये है और यहाँ पर अल्फ़ा विल बी 0 और उसके पहले अल्फ़ा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। ये प्रोजेक्शन एंगल बोला जाता है, ये कहीं पर बीच में एंगल बोला जाता है अल्फ़ा, और हाईएस्ट पॉइंट पर अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज दिस वेलोसिटी विल बी टोटली हॉरिजॉन्टल। और जब वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल विल बी 0। तो हाईएस्ट पॉइंट का अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? क्या करना है यार, अल्फ़ा रख दो यार, हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो एट हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि अल्फ़ा 0 हो गया, इसलिए r इज इक्वल टू u² cos² θ/g बिकॉज cos अल्फ़ा मतलब cos 0 विल बी इक्वल टू 1। वही रख दिया और क्या हो गया, ठीक है ना। अब कोई मान लो तुमसे ये कहने लगता है कि जहाँ पर फेंका वहीं पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, जहाँ से फेंका वहीं पर बताओ। तो वहीं पर बताना है तो देखो भाई, मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल है और हमने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंक दिया u वेलोसिटी से, और जैसे ही हमने फेंका वैसे ही वहीं पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कैलकुलेट करने को हमसे कहा गया। कहाँ पर? जहाँ से हमने फेंका, बिल्कुल वहीं पर, मतलब ये फेंका यहीं पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। तो जहाँ से तुमने फेंका है वहीं की बात करोगे तो ये एंगल थीटा भी यही होगा और अल्फ़ा भी यही होगा, ठीक है ना। एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो थीटा होगा वही अल्फ़ा होगा। अगर यहाँ की बात करोगे तो थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग बात है और अल्फ़ा अलग बात है, लेकिन अगर तुम यहीं की बात करोगे तो यही थीटा होगा और यही अल्फ़ा होगा, यानी कि थीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा या अल्फ़ा इज़ इक्वल टू थीटा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, u² cos² θ/g cos³ θ। सो द आंसर विल बी u² g cos θ। हो गया कि नहीं हो गया? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कहीं भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो u की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोजेक्शन एंगल की ज़रूरत पड़ेगी और उस एंगल की भी ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है। हाईएस्ट पॉइंट के लिए अल्फ़ा 0 रख लेना, और जहाँ से फेंका गया अगर वहीं पर पूछा जाए तो जो थीटा होगा वही अल्फ़ा होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये रिज़ल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको रिवाइज़ करिए ठीक से।